साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हुई है। विचार कभी मरता नहीं है। अलग अलग कालखंड में उसकी चर्चा कम या अधिक हो सकती है। लोहिया कहा करते थे कि एटम और गांधी में यदि जीत की चर्चा होगी तो आखिर में गांधी जी जीतेंगे। उक्त उद्गार लोहिया के सपनों का भारतीय समाजवाद की रूपरेखा पुस्तक के विमोचन पर समाजवादी विचारक रघु ठाकुर ने व्यक्त किए। 2 अप्रैल 2024 को किया गया लोहिया के सपनों का भारत पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर KL शर्मा ने की कार्यक्रम में शिरकत एवं उपस्थित जन समूह को किया संबोधित। कार्यक्रम की अध्यक्षता की जाने माने गांधीवादी समाजवादी चिंतक राजनेता एवं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकुर ने। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकमल समूह के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी द्वारा अतिथियों के परिचय से शुरू हुआ। लेखक अशोक पंकज द्वारा लिखित पुस्तक लोहिया के सपनों के भारत के विमोचन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता चिंतक विचारक गणमान्य महानुभाव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए मुकेश चंद्रा ने किया तथा मंच का सफल संचालन किया अरुण प्रताप सिंह ने। उपस्थित महानुभाव में मुख्य रूप से राजनाथ शर्मा, अमिताभ आधार, विजय खेरा, बहार यू बर्की, DS चौधरी, राजेंद्र प्रसाद राजन, श्याम सुंदर यादव, मदन लाल हिंद, राजकुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, मंजू मोहन, SS नेहरा, अभय सिन्हा, पाटेश्वरी प्रसाद, ब्रजेश शर्मा, बिंदेश्वरी पटेल, जयंत तोमर, रमेश शर्मा, HN शर्मा, हंस कुमार, डॉक्टर ओम, डॉक्टर विनय कुमार, दिलीप मंडल, पेरीसामी, प्रोफेसर ब्रजवीर सिंह, निरंजन सिंह, डॉक्टर सारिका वर्मा, डॉक्टर पूनम राठी, नीरज सिंह, JK फैजान, दया शंकर शर्मा, अभिषेक रंजन सिंह, अमन खान, विपिन गुप्ता, सूर्यकांत पाठक, कर्नल OP मलिक, प्रवीण मान, डॉक्टर रजनी, विजय लक्ष्मी, साहस मो, नवनीत राजखोड़ा, वसीम अहमद, रईस अंसारी, देवेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी सोशल जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत पुस्तक के विमोचन पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए देखिए क्या बोले राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह। 4-5 शताब्दियों के हमारे इतिहास का कोढ़ और कलंक है कि हम विकृति को ही संस्कृति मान बैठे हैं। विश्वविद्यालयों में बोलते हुए डॉक्टर लोहिया बार बार कहते थे अंडर कोट, अपना अति पुरातन खजाना टटोल कर देखो, इस पर शोध करो, यह हजारों विषयों पर तुम्हें डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत करने की क्षमता से भरा पड़ा है। ये भी मैंने कोट किया, लोहिया और संसद पुस्तक में ये लेख है उसका हिस्सा। इस कारण उन्होंने जोर देकर कहा था जो लोग उनके साथ के सत्ता में गए थे कि जल्दी जल्दी कुछ ऐसे काम किए जाने चाहिए जो सूरज की तरह टिकाऊ और बिजली की तरह चकाचौंध पैदा करने वाले।
पर वो कैसे हो, आज उस पर विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अंत में मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा लोहिया जी के बारे में, बड़ा मार्मिक विषय कि लोकसभा सचिवालय ने किताब लोहिया जी पर छापी है, लोहिया और संसद। इसमें जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी बड़े जाने माने पत्रकार हुए, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान के व्यक्ति रहे। मैं तो मिला नहीं हूं, लेकिन इनके लेखों को बहुत मैंने पढ़ा है। उसमें उनका लोहिया जी पर लंबा लेख है। वो उस लेख में लिखते हैं कि सायंकाल का समय था, संसद के सेंट्रल हॉल में बहुत थोड़े लोग थे और हम दोनों काफी देर तक पास पास बैठे बात करते रहे। अब उस बातचीत को याद करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने हृदय की बात अंतिम समय में किसी से कह रहे थे और उसे सुनने वाला उसमें मैं ही था। बातों बातों में उन्होंने कहा, चतुर्वेदी, जिंदगी में कोई मजा नहीं आया। मैंने कहा, यानी जगदीश चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसी बात तो नहीं है, आप लाखों के नेता हैं, आपके कहने पर लोग सब कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कोई सुनता नहीं है। तब मैंने कहा कि आप जब बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, सभा में पत्ता भी नहीं खड़क सकता। आप जो लिखते हैं उसे लाखों लोग पढ़ते हैं और उनमें बहुतेरे उसे वेद वाक्य मानते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, कोई छवि बनी नहीं। वो लिखते हैं कि यह सही है कि उनके जीवन काल में उनके देशवासियों ने उनके महत्व को स्वीकार नहीं किया। उसके दो कारण थे। एक तो वे इतने स्पष्टवादी थे कि बड़े से बड़े व्यक्ति की चूक को भी बड़े जोरदार ढंग से प्रकट करते थे। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने अपने कामों का न तो कभी स्वयं डंका बजाया और न किसी से बजवाने दिया। आप जानते हैं कि वो उनकी मृत्यु अक्टूबर 1267 को हुई। संपत्ति विहीन जन्मे और जब उनका देहावसान हुआ तब भी वो संपत्ति विहीन ही थे। कोई वारिस नहीं, कोई परिवार का बंधन नहीं। दाह संस्कार भी इसी दिल्ली के सौदाह गृह में हुआ। वो जो इलेक्ट्रिक वाला जहां गरीबों का होता है वहीं हुआ। अभी हाल में अमेजन प्राइम पर एक फिल्म रिलीज हुई है, ए वतन मेरे वतन। मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए। वो मैं कम देखता हूं, पर मुझे किसी ने बताया तो मैंने थोड़ा देखने की कोशिश की। 1942 के आंदोलन में लोहिया जी की भूमिका, योगदान के बारे में उसमें बताया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो की स्थापना करने, उसे चलाने के बारे में, उषा जी के बारे में भी काफी विस्तार से वर्णन है उसमें। मैं यही कहूंगा अंत में कि 57 साल का छोटा जीवन काल, अनवरत सतत संघर्ष, 8 बार ब्रिटिश जेल में यातना, इसकी दुगनी बार 17 बार आजाद भारत की जेल में बंदी, पर आशा और उत्साह से लबरेज जीवन, आधुनिक भारत के नवनिर्माण की असीम उम्मीद। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति आप ढूंढे तो आप हमें भी बताइएगा। मुझे ऐसे कम लोग मिलते हैं। अंत में कि लोहिया की प्रासंगिकता आज के बारे में जो मैं चाहूंगा कि इस पर विचार हो बहुत पूर्व से। मेरी निजी धारणा है, मैं गलत हो सकता हूं, कि 90 के बाद जब उदारीकरण और ये टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जब से हुआ तब से विचारों का आंदोलन पीछे पड़ा। आज दुनिया को टेक्नोलॉजी बदल रही है, यथार्थ हमें मानना चाहिए। 4-5 दुनिया की बड़ी कंपनियां वो जैसे चाहती हैं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, वो जो चाहती हैं आपको पढ़ाती हैं। वो किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनी नहीं जाती। जो बड़ी कंपनियां हैं, जिन यंत्रों के आप गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, वो जैसे चाहती हैं आपको प्रभावित करती हैं। उन पर किसी किस्म का डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। और उनका असर और प्रभाव क्या है? उनका असर और प्रभाव यह कि आज विचारों का दौर पीछे पड़ गया है। टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सीट पर है समाज के। ऐसे दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मतलब कहते हैं कि 2-1 वर्ष में वो पूरी दुनिया को बदल देगा, पूरी दुनिया के काम काज, सोचने के तौर तरीके को। और आप अगर कहेंगे कि भारत में हम ना अपनाएं तो आप मत अपनाइए। दुनिया के दूसरे देश जो अपनाएंगे वो रूल करेंगे। टेक्नोलॉजी ने जिसको ताकत दी है वही दुनिया में, ये यथार्थ है। तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। उस माहौल में गांधी या लोहिया या जयप्रकाश के विचार कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं और मेरी दृष्टि में है, होंगे, रहेंगे, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और इस टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, मैं यह बताते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। यह भी मैं दादा धर्माधिकारी की किताब से, जो बड़े सर्वोदय के दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि एक बार की दुनिया में बड़े बड़े विचार आए और विचारों ने लोगों को बदला। कभी फ्रांस की क्रांति हुई विचारों के कारण,
रूस की क्रांति हुई, चीन की क्रांति हुई, फिर गांधी आए, दुनिया से साम्राज्यवाद का नाश हुआ। विचारों का दौर था और उसमें मार्क्स आए। मार्क्स पहले थे जिन्होंने कहा कि अमीरी गरीबी दूर हो सकती है, ये ईश्वर की दी हुई चीज नहीं है। तो दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दादा धर्माधिकारी कहते हैं कि मैं तो उनको संत मानने लगा कि उन्होंने ये बात कही कि गरीबी और अमीरी का अंत हो सकता है, क्योंकि इसके पहले किसी धर्म के पूर्वधान नहीं कहा था। लोग मानते थे कि आप जन्मजात या अपने भाग्य से आप गरीब और अमीर होते हैं। ये मार्क्स ने दूर किया। तो दादा कहते हैं कि विचारों का प्रवाह चाहे गांधी का हो, जो लैटिन अमेरिका कंट्री से लेकर बाकी जगहों पर साम्राज्यवाद के अंत का कारण बना, उन सब विचारों के दौर में सबसे प्रभावी मार्क्स का विचार हुआ, जो झोपड़ियों तक पहुंचा कि गरीबी का अंत हो सकता है। लेकिन मुझे जो समझ में आया बाद में जब टेक्नोलॉजी देखने लगा उसमें, तो स्टीव जॉब्स का आईपैड और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये बाकी चीजें, ये मार्क्स के विचारों से भी बहुत दूर, कॉन्टिनेंट के कोने कोने में जहां संस्कृतियों का, भाषाओं का कोई असर नहीं है, जंगल में कोई रहता है, वहां भी इसका प्रभाव है। टेक्नोलॉजी दुनिया को ड्राइव कर रही है, दुनिया एक गांव बन चुकी है। इस नई परिस्थिति में देश, हमारे कृष्णा जी कहा करते थे, कोई भी विचार देश, काल और परिस्थिति, व्यापक संदर्भ में, देश यानी आज देश कहें तो पूरी दुनिया के माहौल से, देश किसी पर्टिकुलर देश से नहीं, काल यानी टाइम खंड के संदर्भ में, और परिस्थितियां जो आज हैं उन्हीं संदर्भों में हर विचार की प्रासंगिकता से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं जरूर यह आग्रह करूंगा कि लोहिया और ऐसे गांधी और ऐसे मनीषियों के, जयप्रकाश जी के विचारों के संदर्भ में आज की परिस्थिति में कैसे रास्ता निकले, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। इनकी प्रासंगिकता को बढ़ाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।